हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के। तो आपका पहला स्वागत है इस चैनल पे। और आज हम नोट्स को फ्री में प्रोवाइड करेंगे और इसको हम क्लासेस को चालू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या अब आता है वैदिक काल। वैदिक काल को जानेंगे। मैंने बताया ना कि वैदिक काल अब आता है, धीरे धीरे वैदिक काल आता है। अब उसके बाद आता है सिंधु घाटी में जाएगा, मारेगा, सीधे खत्म हो जाएगा सिस्टम है। हाँ, नेक्स्ट पार्ट में बना देंगे। बस इतना खत्म, 2 पेज और है तो खत्म हो जाएगा। वैदिक काल, यह काल निम्नलिखित भागों से विभाजित पर अध्ययन पता चला। काल खंडों में विभाजन, आर्य कौन थे और कहां से आए, भारत में आर्यों का भौगोलिक विस्तार, वैदिक काल में सामान्य विशेषता है, वैदिक काल में मुख्य विशेषता क्या है। अब आता है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, राजनीतिक विशेषता क्या है, सामाजिक विशेषता। कालखंड का विभाजन में सबसे पहले देखो क्या है। कालखंड का वैदिक काल का जो है 1500 ईसा पूर्व से लगभग 600 ईसा पूर्व की बात माना जाता है। इसके अंतर्गत ऋग वैदिक काल का जो है लगभग 1500 ईसा पूर्व से लगभग 1000 ईसा पूर्व की बात चलता है, जबकि उत्तर वैदिक काल का जो कालखंड है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की बात चलता है। तुम गौर से देखना वैदिक काल को, देखो क्या सिस्टम आ जाओ। कितना है 1500। अब है आ जाओ, कहाँ है 100 मान लो। 100 से 200 300 400 500 600 लोग बोला 500 1500 से 600 ईसा पूर्व में कौन आता है सबसे पहले? वैदिक काल आता है। अब बोला है कि 1500 में जो 1000 है और इसके बीच में इस काल में आया कि जो वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000, 1500 से लेके लगभग कितना है 1000 है ना, 1000 तक। इसमें आता है ऋग वैदिक काल आता है। और उसके बाद 1000 ईसा पूर्व में लगभग उत्तर वैदिक काल जो है लगभग 600, इस 1000 से लेके 600 के बीच में आ रहा है, वो उत्तर वैदिक काल आता है। कौन सा है? उत्तर वैदिक काल। इसमें पूर्व तक माना जाता है, इसके बाद की जो है वैदिक काल ही है। समझ में बात? कितना 1500 से लेके लगभग 500 ईसा पूर्व 600 तक मान लो। आर्य कौन थे? आर्य संस्कृति भाषा का शब्द जो है, इसका भावार्थ क्या है? श्रेष्ठ होते थे, श्रेष्ठ होना होता है आर्य का मतलब। आर्य कहां से आए थे? यह ऐतिहासिक रूप से विवादास्पद मुद्दा है कि भैया कहां से आए। यह संबंधित प्रचलित है कि भाई कई लोग बोलते हैं मध्य एशिया से, कई लोग बोले नहीं इंडिया में इनका जन्म हुआ, उत्पत्ति हुआ। जैसे बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे, और दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत से आए थे। बहुत सारे बंदे अलग अलग अपना वो देते हैं, थ्योरी देते हैं, हाँ विचार देते हैं। जबकि जो मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए। मैंने कहा ना कई लोग मध्य एशिया से बोले हैं, कई लोग बोला है यहीं से तिब्बत से आया है ना, और कई लोग बोलते हैं उत्तरी ध्रुव से आए हैं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट विवाद चलता रहता है, ठीक है। तो मध्य एशिया में आर्यों का आगमन से संबंधित मैक्स मूलर का तर्क यह है कि चूंकि सब संदर्भ प्रदेश सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था, जिसके ऊपरी क्षेत्र में ही मध्य एशिया भी है। मैंने आपको बताया कि यहाँ मध्य एशिया से लोग आए यहाँ पे, और वहाँ के लोगों को जो आर्य ने कहा कि चलो यहाँ से जाओ, नहीं चले द्रविड़ की ओर, तो द्रविड़ की ओर चले गए। वो लोग वहीं से जो है आर्य को उत्पत्ति दिखाई, उदय दिखाई। ऊपरी के मध्य एशिया से ऋग वैदिक कालीन में लोगों का जीवन घुमंतु तथा यायावर था, और ऋग वैदिक काल में होता था कि लोग घूमते फिरते थे। तो आर्य यही घूमते फिरते आए एशिया से। इसी क्रम में मध्य में एशियाई कबीलाई लोग हिंदू कुश पर्वत खैबर दर्रा के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश किया हुआ, और इनके आक्रमण के अंतर्गत सिंधु सभ्यता के लोगों को दक्षिणी भारतीय क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। है ना कि सिंधु सभ्यता के जो लोग था वो दक्षिणी भाग में हस्तांतरित कर दिया, जैसे बना द्रविड़ एरिया में। क्लियर है? मैंने बताया। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य जो थे वो क्या है, भरोपीय समुदाय और भाषा बोलते थे, भरोपीय समुदाय की भाषा बोलते थे। जैसे अंग्रेजी भाषा में मदर में लगभग समान ही संस्कृति भाषा में ही मात्र होता था, बिल्कुल सेम ही होता था। इस प्रकार ईरानी ग्रंथ में ज्यादा विस्तार और ऋग वैदिक साहित्य शब्दों का समानता। चलो देखते हैं। उसके बाद आर्यों का भारत में भौगोलिक विस्तार कैसे हुआ। आर्यों के विस्तार में अफगानिस्तान, कोमू, गोमूल और सुबास्तु नदी का उल्लेख करता है। वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिमी जो है सब में सिंधु नदी, जैसे 7 नदियां होती है ना, ठीक है। उल्लेख में यह क्षेत्र सीमित विस्तार देखने को मिलता है। ऋग वैदिक काल में यमुना नदी के 3 बार, जबकि गंगा नदी का एकमात्र 1 बार उल्लेख मिलता है। हालांकि उत्तर वैदिक काल के उत्तर आर्य भारतीयों में क्षेत्र में भाली भांति परिचित थे, वो जानते थे इन नदियों के बारे में। सप्तपद ब्राह्मण
ग्रंथ में विधे माधव का कथा है, जिसमें बिहार में बहने वाली नदी सदनीरा गंडक जो चर्चा में आती है। बात को समझना, ऋग वैदिक काल में नदियां कौन कौन फेमस है? पहला आ गया अस्किनी नदी, जैसा चिनाब में वर्तमान नाम अभी चिनाब है, विपाशा इसका ब्यास नदी है ना, पुरुषनी रावी नदी है, बिस्तर और झेलम नदी है, कुंभा कबूल नदी है, गंडक है ना, सतलज, ये अभी भी नाम है, पुराना नाम है ये। वैदिक काल में सामान्य विशेषताएं क्या थी, थोड़ा सा समझना होगा। वैदिक काल में सामान्य विशेषता क्या? इस काल के में समाज में पितृसत्ता समाज हुआ करता था। कैसा समाज था वैदिक काल में? पितृसत्ता, पितृ यानी पुरुष प्रधान समाज हुआ करता था। उधर देखना, पीछे देखो, बाहर से आ रहा होगा। वैदिक काल में घोड़े और रथों का प्रयोग किया जाता था और किसी शुभ अवसर पर स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह जानते हो? बाहर से आ रहा है। स्वास्तिक चिन्ह ये होता है, देखो इस हमारे ना बोर्ड के ना नीचे लगा है, ये नहीं लगा है, अगर होगा तो मैं लगा दूंगा, दिखा दूंगा, वरना नहीं होगा, है ना, स्वास्तिक चिन्ह ऐसे लगा हुआ होता है। स्वास्थ्य चिन्हों का वैदिक काल में, है ना, हम क्योंकि अब तुम कहोगे अरे भैया आप वैदिक काल में है, अच्छा चावल जल रहा है, क्या बात है, चलो आगे चलो, भूल गए शायद, पढ़ते पढ़ते हमारे वीडियो पढ़ाई देख रहा होगा ना, इसलिए जल गए। जाओ भाई, चावल जलने की बदबू आ रही है। वैदिक काल में यज्ञों का आयोजन किया गया और इस काल में समाज प्रकृति पूजक बहुल बेदेवी आबाद हो गए, सब बहु देवीवाद, मतलब भगवानों को पूजा करने लगे, यही वैदिक वाले लोग। और आज भी जो हम वैदिक काल के ही कुछ उत्पत्ति अवशेष आदमी हैं हम सब। क्लियर है? अब आता है वैदिक काल की मुख्य विशेषता क्या है। पूरा वैदिक काल का हो गया था ना, पूरा नोट सीधा ही था ना पूरा, और आगे है अभी, और आगे बनाएंगे अभी, क्योंकि उसमें भी लगा हुआ है। वैदिक काल की मुख्य विशेषता क्या है? वैदिक कालीन की राजनीतिक दशा क्या थी? शासन का स्वरूप कैसा था? ऋग वैदिक काल में राजनीतिक दशा क्या थी? ये आगे तुलनात्मक चिन्ह देखेंगे तो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में, इस काल में राजनीतिक रूप से यहाँ राजतंत्रात्मक कबीलाए शासन व्यवस्था विद्वान था, और ऋग वैदिक काबिले का जन कहा जाता था, जन कबीले का जन कहा जाता है, जो कबीले के लोग लड़ते थे। इस काल में राजतंत्र व्यवस्था विद्वान रहा है, परंतु जन का स्थान जनपद राज्यों का उदय हुआ और अब राजा अत्यधिक शक्तिशाली हो गया, क्योंकि वहां पे एक जो कबीले था ना वो पावरफुल था, और वहां पे कबीला नहीं हुआ, अब वहां पे एक राज्य के अंदर एक राजा बनेगा, वो पावरफुल आएगा। जैसे आज हमारे पास सीएम जी है हमारे, है ना, कई केजरीवाल है, वो अब आएगा, वो उसका है उत्तर वैदिक काल में। सभा, यहाँ समाज में गणमय लोगों की संस्था होती थी, जिसमें राजनीतिक संस्था और प्रशासनिक ढांचा देखो क्या है। तो सब यह सामाजिक, जो समाज के अंदर गणमय लोगों की संस्था होती थी, गणमय का मतलब होता है कि जो वहां के लोग जो है मिल बांट के रहने, गणमय कहलाता है। सभी की समिति, यह जनसाधारण की संस्था थी, जनसाधारण सभी के लिए थी। विथक, यह सबसे प्राचीन संस्था थी। अब इसमें इस काल में सभा और समिति जैसे संस्थाएं बनी रही, परंतु विद्या जो है संस्था समाप्त हो गया था, और जो यहाँ वाली संस्था थी वो उसमें जाके चेंज हो जाता है। पुरोहित राजाओं का सलाहकार, सेनानी, प्रधान, सेनापति, ग्रामीण कबीले का मुखिया होता था। वो जो कबीले का जो मेन मुखिया है वही मेन सारा चीज पावर होता है। इसमें इस काल में ऋग वैदिक काल में समान ही जो प्रशासनिक ढांचा विद्वान तो रहा है, परंतु जासूस और पूर्व किले का प्रधान जो होता था, नए प्रशासनिक पदों में सृजन देखने को मिल रहा है, नए नए प्रशासनिक व्यवस्थाएं डलती है। क्लियर है? तो आज के लिए हम इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और हाँ, हमारा एक चैनल है जो उन्होंने बताया हमारी टीम कि भैया बता दीजिए, गणेश जीएस सेंटर चैनल का लिंक भी हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें जाके आप उसको फॉलो कर लो, उसमें हम हर एक उसमें डालते रहेंगे। और हाँ, उसको फॉलो कर लोगे तो हम जितने भी वीडियोस होगा उसमें हम उसमें लिंक डालते रहेंगे, और बस होता रहेगा, पीडीएफ डालते रहेंगे, पीडीएफ भी डाल देंगे उसमें। इसमें हाँ, इसका पूरा पीडीएफ उसमें मिल जाएगा, ये बात सही है, फ्री में होगी, तो मजे करो यार, फ्री है फुल। अब हम पैसा फ्री में दवा देंगे। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बस गुड नाइट, बाय।